द पेरुचुली कोस्ट, यहाँ पे जो हम्बोल्ट करंट होता है उसकी अपवेलिंग हो रही होती है, और हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब एलिनो के केस में क्या होता है, यही हम्बोल्ट करंट वीक हो जाता है, ये अब अपवेल नहीं करता। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ। स्ट्रगल। सो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जो ट्रेड विंड्स है वो वीक हो जाती है, वीक प्लस दे गेट रिवर्स्ड। तो एक तो जो हम्बोल्ट करंट था वो वीक हुआ, और जो ट्रेड विंड्स है वो भी वीक हो गई और रिवर्स हो गई। ये देख रहे हो डायरेक्शन, इसलिए तो रिवर्स होने की वजह से ही ये विंड्स इधर मूव कर रही है। तो अब होता क्या है समझो एल नीनो कंडीशन में, कि हम्बोल्ट करंट वीक हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे जो न्यूट्रल फेज था, न्यूट्रल फेज में क्या होता है कि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है। तो हाई प्रेशर यहाँ क्यों क्रिएट कर रहा हो रखा होता है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर आता है, कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे जो कोल्ड पूल है उसकी वजह से वाटर की एक्सेस हो जाता है, तो वो एक्सेस वाटर इधर की तरफ मूव करता है, और मतलब किधर, द वेस्टर्न पैसिफिक। वो वेस्टर्न पैसिफिक में ट्रेवल करते हुए वार्म हो जाता है, और इस पूरे रीजन को वार्म पूल में कन्वर्ट कर देता है। न्यूट्रल फेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे वार्म पूल क्रिएटेड हो रखा होता है। अब सुनो, तो वो जो वार्म पूल होता है जो कि न्यूट्रल फेज के दौरान क्रिएट हुआ था, वो वो वार्म पूल जो यहाँ होता है वो ईस्टवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, वो ईस्टवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की अपवेलिंग थी वो बंद हो गई, जो वाटर की अपवेलिंग थी वो बंद हो जाती है यहाँ पे। इसकी वजह से जो आपका वार्म पूल था, जो वार्म वाटर था, वो ईस्टवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ट्रेड विंड की भी डायरेक्शन रिवर्स हो रखी होती है, इसकी वजह से ये और इधर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये वार्म वाटर जब यहाँ पे फ्लो होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट हुआ? क्या यहाँ पे कोई कोल्ड करंट आया? हाँ। क्या यहाँ पे अपवेलिंग हुई किसी कोल्ड करंट की? नहीं। यहाँ पे कोल्ड करंट की अपवेलिंग की वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वार्म सरफेस वाटर की वजह से हो रहा है, कि जो वार्म सरफेस वाटर यहाँ कंपाइल हो गया था, यहाँ पाइल अप हो गया था, वो अब ईस्टवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब वार्म वाटर यहाँ से हटके इधर शिफ्ट होने लगेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है। रीजन समझ में आया तुम्हें? जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग द न्यूट्रल फेज कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट जो है वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया यहाँ क्रिएट होता है। बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे द हाई प्रेशर एरिया that is being created is not driven by any cold current. All right, what's the reason here? Because of the shifting of the warm pool towards the eastern Pacific, that causes high pressure situations here. All right, तो आपको इसका रीजन अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। All right? अब सुनो आगे क्या होता है। तो ये जो वॉल्कर सेल है, जो वॉकल सेल है, वॉल्कर सेल या वॉकर सेल, वॉट एवर इट इज, ये अब रिवर्स हो, किसका रिवर्सल हो गया, कंप्लीट रिवर्सल। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल फेज में हम जब पता था, न्यूट्रल फेज में इधर की तरफ जो था हाई प्रेशर एरिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग ऑफ द हम्बोल्ट करंट, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यू करके हमारी वॉकर सेल चल रही होती है।
ठीक है, ये डायरेक्शन होती है हमारी वॉकर सेल की। लेकिन अब आप वॉकर सेल की डायरेक्शन देखो, बिल्कुल अपोजिट हो गई है, अब वो यू करके आ गई। ठीक, देखो इट्स द कंप्लीट, आई मीन इट इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू इट। तो रिवर्सल हमारा हो गया वॉकर सेल। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है। तो जब रिवर्सल हो गया तो इट इज वो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, तो यहाँ से असेंड करेगी फिर। लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या है? लो प्रेशर एरिया का मतलब है कि वहां पे हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से जो एयर है वो असेंड करेगी, असेंड करेगी, फिर वो टर्न लेगी, टर्न के बाद इट विल एट द इंडोनेशियन रीजन वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, तो इट विल कैप्चर दैट एयर पैच। तो होगा क्या, जब वो सरफेस पे आएगी तो फिर से जो सरफेस विंड है वो इधर आ जाएगी, एक बाइफर्केशन इधर होगा और दूसरा जाएगी इधर टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और जब वो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पे जब पहुंच जाएगी और इस इक्वेटोरियल मतलब इंडियन ओशन के ऊपर जब तक वो ट्रेवल करेगी तो इट विल गेट हीट अप, वो वार्म हो जाएगी और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर आके एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा एंड इट विल अगेन राइज अप। और होगा क्या कि राइज अप होने के बाद हमारी जो सेल है वो फोर्स टू डिसेंड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब आप देखो कि ये जो सोमालियन जेट स्ट्रीम थी इसकी डायरेक्शन ये है, और इसके अगेंस्ट में ऊपर से एलनीनो की वजह से जो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है वो इसके अगेंस्ट में जो एयर पैच है वो इसके अगेंस्ट में आ जा रहा है। अब जब अगेंस्ट में आ जा रहा है तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। कैसे? यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी। पहले ये फोर्स नहीं था तो ये फोर्स कैरी ऑन हो जाता था, एयर जो था वो ऊपर राइज हो जाती थी, क्लाउड फॉर्मेशन होता था, रेन होती थी। ऑलराइट, उसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द एल नीनो इवेंट, तो ये एयर पैच इस वाले एयर पैच को बैलेंस कर देता है, और उस बैलेंस की वजह से जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से राइज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है तो रेन नहीं होती। और वही हमने कहा था कि जो एलिनो है इट इज द सप्रेशन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट दी थी। देखिए, जनरली द सप्रेसेस द मानसून रेनफॉल। तो यही तो हो रहा है, बस यही मैकेनिज्म भाई, और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा है। बस एक बार रट लो कि क्या रट लो कि भाई एल नीनो में जो रेनफॉल है वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस कैसे होगी? जब यहाँ से जो हमारा सोमालिया जेट स्ट्रीम जो जा रही है उसको उसके अगेंस्ट में कोई आ जाएगा, तभी तो रिड्यूस होगी। तो बस उतना याद रखो, बाकी जब इतना तुमने याद रख लिया तो ये अपने आप ही ड्रॉ कर लोगे। तो क्यों? क्योंकि यहाँ से रिड्यूस होने के लिए यूं करके सेल आएगी। अब जब यूं करके सेल आएगी तो वही ऊपर से ही तो आएगी, जब ऊपर से आएगी तो फिर वो इधर से आएगी, इधर से आने के लिए इधर से उठेगी, जब इधर से उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर एरिया होगा, जब इधर आएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा। सिंपल है, बस बस इस चीज को याद रखो। ये मेन चीज है यहाँ पे, ये वाली मेन चीज है कि भाई एक एयर पैच जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसकी वजह से जो एक एयर पैच ऊपर जा रहा होता है उसके अगेंस्ट में एक एयर पैच एल नीनो की वजह से बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो मानसून रेनफॉल है इट गेट रिड्यूस्ड। राइट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। बहुत हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे माइंड में मतलब अराइज हो सकता है, डाउट अराइज हो सकता है, उसको मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो क्या है। वो डाउट ये है कि भाई जब भारत के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो भाई ये वाली जो सेल आई ये क्यों डिसेंड कर रही है? या डिसेंडिंग का मतलब तो हो गया कि हाई प्रेशर एरिया होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे जब देख रहे हो तुम, क्योंकि ये डिसेंड जो कर रही है तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, इसी पे से तो कर रही है। बट तो कह रहे हैं कि भाई समर की बात है, और समर में जो ग्रेट प्लेन और तिब्बतन वाला प्लेटू वो इंटेंस हीटिंग होती है। तो जब वहां पे भाई लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है तो फिर ये
क्यों आपकी डिसेंड कर रही है। तो बस भाई यही खेल है एल नीनो का। ये एल नीनो ही कॉज कर रहा है अपर ट्रोपोस्फेरिक सब्सिडेंस ओवर इंडिया। यही तो इफेक्ट है एल नीनो का, यही तो एनोमली है कि एक एयर पैच आता है और एल नीनो एक ऑसिलेशन आता है और एल नीनो की वजह से वो इट इज फोर्स टू, आई मीन जो अपर ट्रोपोस्फेरिक सब्सिडेंस है, मतलब कि यहाँ पे जो सेल आ गई तो ये जो अपर ट्रोपोस्फेयर में थी, तो इस अपर ट्रोपोस्फेयर में से जो ऑसिलेशन है वो नीचे आती है, वो सेल नीचे आती है, इसी को बोलते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक सब्सिडेंस। पर यही होता भारत के। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि लो प्रेशर है भाई तो क्यों डिसेंड कर रही है, क्यों? क्योंकि सिंपल रीजन है, El Nino causes here, El Nino causes upper tropospheric subsidence. That's why it is happening. और वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, फिर हमने आपको बता ही दिया क्या होता है, रेनफॉल गेट्स रिड्यूस्ड। ऑलराइट, हाँ, तो बस यही पॉइंट्स आपके मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि एल नीनो कंडीशन की जो वार्म एपिसोड्स हैं ऑफ एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, और की वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन और रिवर्सल होता है वॉकर सेल का। देखा हमने ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है कि जो एंसो है इज आल्सो एसोसिएटेड विद शिफ्ट इन वॉकर सेल विद एयर पैच डिसेंडिंग ओवर इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये भी देखा हमने, देखा नहीं देखा, इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलियन रीजन के ऊपर ये इंडोनेशियन हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के ऊपर आपका जो डिसेंडिंग हो रही है एयर, वो पॉइंट भी हो गया आपका। ठीक, फिर इट कॉजेज एयर मास टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर एंड देन ईस्टवर्ड थ्रू सेंट्रल पैसिफिक, टुवर्ड्स सेंट्रल पैसिफिक। क्या बोल रहा है? तो जब ये डिसेंडिंग होती है तो इट कॉज एयर मास टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर एंड देन टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक। तो यही तो हो रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके साथ। देखो पूरा मैकेनिज्म समझा है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो कि एयर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर गेट्स हीटेड एंड असेंड नियर इक्वेटोरियल रीजन ऑफ इंडियन ओशन। ये इस वाले की बात कर रहा है कि एयर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर वो फिर हीटेड होती है इक्वेटोरियल इंडोनेशिया ओशन में आके, और फिर वो असेंड कर जाती है। ये पॉइंट हमने देखा। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एंड देन इट डिसेंड ओवर इंडिया दस वीकनिंग द सोमालियन जेट स्ट्रीम, और जिसकी वजह से रिडक्शन होता है रेनफॉल में ओवर इंडिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये देखो ये स्लैंट डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें एक थ्री डी एक एक थ्री डी विजन हम क्रिएट कर सकें, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से क्रिएट मतलब कि समझ सकें। तो इसमें कुछ नहीं है डायग्राम में, आप सिंपली बहुत आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। ये इधर लाइए, आप इधर लाइए, करके करके यहाँ फिर ये अपना भारत बनाइए, फिर भारत को बनाते हुए यहाँ पे ये डोनेशन वाला रीजन क्रिएट करिए, करके इससे ऊपर ले चलिए। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से हमने पैसिफिक बना बना रखा है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, देन यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया। उसके बाद तो ये सब चल ही रहा है इक्वेटर 0 डिग्री, और उसके बाद जो भी एयर पैचेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो आप ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, बस यही है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लानीना को समझेंगे कि ये अब लानीना कौन सा कीट है। तो इसको भी हम वही अपना सीधा डायग्राम पे लेके जाते हैं और डायग्राम को समझते हैं, उसमें फिर हम जो भी हमने कंटेंट लिख रखा है उसको हम समझ लेंगे। क्या हो रखा होता है कि वही न्यूट्रल फेज से ही शुरुआत करनी है एल नीनो और लानीना को समझने के लिए। तो न्यूट्रल फेज जो थी उसमें क्या हो रहा था कि अपवेलिंग हो रही थी हम्बोल्ट करंट की अपवेलिंग, मतलब यही साउथ जो चिली अपना है पेरू चिली कोस्ट, तो यहाँ पे हम्बोल्ट करंट जो है वो राइज होता है, और हम्बोल्ट करंट की वजह से राइज होने की वजह से जो है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से आपका मतलब कि
बोल्ड करंट पानी लेके आ रहा है, अब पानी जब लेके आ रहा है तो वो इधर मूव करना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। तो वो फिर पानी जो वाटर है वो एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते की वजह से यहाँ पे यहाँ तक आते आते वो वार्म हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो वार्म वाटर है वो पाइलअप हो रखा होता है, और वार्म वाटर पाइलअप हो रखा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो सकता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से आपका ये पूरा एरिया इनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे रेन होती रहती है, और ये यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, मतलब ड्राई कंडीशंस। अब समझो ये हमारी न्यूट्रल फेज थी। न्यूट्रल फेज का ही जो वॉकर सेल है उसी का इंटेंसिफिकेशन जब हो जाता है, उसी वॉकर सेल का जब इंटेंसिफिकेशन हो जाता है, वही आपका लानिना है, वही लानिना कॉज करता है। यहाँ पे रिवर्सल नहीं होता, यहाँ पे वही न्यूट्रल फेज का इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वॉकर सेल हो जाता है और वो आपका लानिना कॉज करता है। क्यों इंटेंसिफिकेशन हो जाता है? क्योंकि जो हम्बोल्ट करंट नॉर्मली जो राइज हो रहा था, जो अपवेल हो रहा था, अब वो हैवीली, बहुत ही हैवीली अपवेल और एक हैवी अमाउंट ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर इस पेरुचिली कोस्ट के पास लेके आता है, जिसकी वजह से जब हैवी अमाउंट ऑफ वाटर आएगा वो भी कोल्ड, तो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी होगा, और हैवी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस जब होगा तो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वार्म अप भी होगा, और जब वार्म अप होगा तो यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ वाटर ही पाइल अप होगा। जब हैवी अमाउंट ऑफ वाटर पाइल अप होगा उसकी वजह से हैवी अमाउंट ऑफ लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट होगा। हैवी अमाउंट ऑफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से हैवी अमाउंट ऑफ जो क्लाउड्स हैं आपके वो भी जनरेट होंगे और बहुत बारिश होगी। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, तो जब यहाँ पे अपवेलिंग भी, जब यहाँ पे अपवेलिंग हुई उसकी वजह से जो भी हमने देखा कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और बहुत हैवीली लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो जो रेज हैं वो ऊपर उठेंगी, एक इधर चली जाएगी एक इधर आएगी। तो इधर वाली जो इंडियन ओशन की, जो इंडिया की तरफ या इंडियन ओशन की तरफ जो मतलब बढ़ रही है, वो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर आके फिर डिसेंड कर जाती है, मतलब कि वो ट्रेवल करते 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 वो वार्म जो एयर होती है वो कोल्ड हो जाती है, एंड देन इट इज फोर्स टू डिसेंड ओवर द इक्वेटोरियल इंडोनेशियन आई एम सॉरी इंडियन ओशन, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। और जब इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर जब डिसेंड करती है तो वहां पे वो हाई प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट कर देती है, ये आप देख पा रहे होंगे। और जो सोमालियन जेट स्ट्रीम हमारा जो नॉर्मली जो फ्लो होता रहता है, द लैटिट्यूडनल सेल, उसको इंटेंसिफाई कर देती है, उसके सपोर्ट में बहने लगती है। कैसे? जब यहाँ नीचे आएगी और यहाँ पे डिसेंड करेगी, सरफेस पे आएगी, तो फिर इस तरीके से जा रही है, नहीं जा रही है? तो बस यही तो सोमालियन जेट स्ट्रीम थी, तो उसके साथ मिल जाती है, और जब उसके साथ मिल जाती है तो बस उसका इंटेंसिफिकेशन हो जाता है, और तभी हम कह देते हैं कि ला नीना कॉजेज इंटेंस रेनफॉल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वॉकर सेल लीडिंग टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द रेनफॉल ओवर इंडिया। ऑल राइट, अब वही पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है भाई। कुछ भी नहीं है, सिंपल है दोनों कंसेप्ट, बस एक बार किसी एक को रट लो, दूसरा आपको याद हो जाए, ठीक है? कुछ भी नहीं है, और रटना भाई, रटना पड़ता है, बिना रटे यूपीएससी इज जीरो, यू कैनॉट डू एनीथिंग, बहुत रटना पड़ता है। तो इन पॉइंट्स को देख लो फिर। अब आप इन पॉइंट्स में आप देखोगे कि लानिना एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वॉकर्स, ठीक है, ये हमने देखा। कॉजेज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर टू राइज ओवर इंडियन ऑस्ट्रेलियन रीजन, देखा हमने, ये सारी चीजें देखी ना कि सब कुछ इंटेंसिफाई होगा। जब जब एक जगह इंटेंसिफिकेशन हो गया, इट विल लीड टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ अदर एंड फर्दर सेल्स। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इंटेंसिफिकेशन एयर राइज होता है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है ये इंटेंसिफिकेशन? स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग ऑफ कोल्ड डेंसर वाटर अलोंग दी पेरुचिली कोस्ट। मोर स्पेसिफिकली कहें तो वोल्ट करंट, ठीक, फेलिंग। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो कि जो वॉकर सेल है इज एसोसिएटेड विद मोर एयर डिसेंडिंग इन इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ इंडियन ओशन, ये भी पॉइंट हमने देखा, जो कि स्ट्रेंथन करता है सोमालियन जेट स्ट्रीम। तो सोमालियन जेट स्ट्रीम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून ही तो है, विच लीड्स टू मोर रेनफॉल ओवर इंडिया, मोर साइक्लोनिक एक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल रीजन। जाहिर सी बात है, होगा ना भाई, इंस्टेबिलिटी होगी तो साइक्लोन्स तो आएंगे। तो बस
ये आपका लानीना कवर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये मिसलेनियस काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लो कि नॉट ऑल एल नीनो इवेंट्स कॉज ड्राउट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज, ध्यान दो, जग जाओ। एल नीनो इवेंट्स की बात हो रही है, हमें पता है एल नीनो इवेंट्स क्या करता है, ड्राउट ड्राउट लाइक कंडीशन भारत के ऊपर लेके आता है। लेकिन वो कह रहा है कि नॉट ऑल एल नीनो इवेंट्स कॉज ड्राउट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सारे नहीं लेके आते। कौन से नहीं लेके आते? पहला क्या है, क्या है? इंडियन ओशन डायपोल। अब ये मैंने आपको पढ़ाया तो है नहीं, तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा इस पॉइंट को मैं तब उठाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, लोकेशन ऑफ वार्मिंग इन पैसिफिक, कि पैसिफिक ओशन में वार्मिंग हो किधर रही है। If location of warming is such that sinking of Walker cell does not occur around Indonesia but in Western Pacific, then Indian monsoon is not affected. सच बात है ना यार, ये सच बात है ना। देखो इस बात को यहाँ पे, यहाँ पे December 7 El Nino, ये जब ये जो डिसेंडिंग है ये इंडोनेशिया पे हो रही है, तभी तो यहाँ से बाइफरकेट होके आपकी एक सेल इधर जा रही है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर की तरफ, और वो फिर वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके राइज हो जा रही है, फिर वो डिसेंड कर जा रही है। लेकिन यही मान लो अगर इधर कर जाता है, इधर कर जाता है, तो इट विल गेट ब्लॉक ये पोर्शन की वजह से। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो वो उधर जा ही नहीं पाएगी, तो उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा फिर। तो भाई कहाँ डिसेंड कर रही है हमारी एयर, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर वो डिसेंड सेंट्रल पैसिफिक में हो जाएगी तो फिर एल नीनो इवेंट इंपैक्ट नहीं करेगा आपके इंडियन मॉनसून को, वही वो पॉइंट कह रहा है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब दूसरा देखो, इक्विनो। इक्विनो भी इंडियन ओशन डायपोल से ही रिलेटेड है, जब इसकी बात आएगी तब हम वहां कर लेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट। if it is extremely heated then El Nino may not affect Indian monsoon। ये एक बहुत ही सिंपल बात है, सोचो। एक फोर्स इधर से लगता है, ठीक है, F1, और F1 क्या, बी प्रोफेशनल, 1 न्यूटन फोर्स, और 1 न्यूटन फोर्स ही इधर से लग रहा है, ठीक है। लेकिन भाई 1 न्यूटन फोर्स यहाँ से और बढ़ गया, तो क्या, जब 1 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा था और 1 न्यूटन फोर्स यहाँ से लग रहा था तो बात बैलेंस हो जा रही थी। लेकिन 1 न्यूटन फोर्स जब यहाँ पे ऐड हो गया तो ये 2 न्यूटन फोर्स हो गया, तो क्या 2 न्यूटन फोर्स 1 न्यूटन फोर्स को बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही हो रहा है कि जब हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू नॉर्मल थी, तब जब एल नीनो इवेंट आ रहा था और देयर वाज अकरेंस ऑफ द सबसिडेंस, अपर ट्रोपोस्फेरिक सबसिडेंस ओवर इंडिया, वो उसको बैलेंस कर दे रहा था, जो एयर पैच लो प्रेशर की होने की वजह से ऊपर उठता। लेकिन when there is extreme heating of the Tibetan plateau, एयर पैच बहुत हैवीली राइज करता है, और वो जो आपका अपर ट्रोपोस्फेरिक सबसिडेंस हो रहा था एल नीनो के कारण, वो उसको ब्रेक करता हुआ, वो उसको व्हाट वी कैन से, उसके इफेक्ट को सप्रेस करता हुआ, उसके इफेक्ट को एकदम नेग्लेक्ट करता हुआ राइज कर जाता है, और इतना राइज कर जाता है जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इंटेंस हीटिंग होगा तो आपका जो एल नीनो है वो उस केस में भी आपका इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो ये 2 पॉइंट फिलहाल थे इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फिर उसके बाद एल नीनो मोडो की एंड ला नीना मोडो की हम पढ़ेंगे।